नमस्कार। मैं आज आपको इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास बताने वाला हूँ। मैंने बहुत मेहनत करने के बाद यह शिक्षण सामग्री खोजा और मुझे बहुत खुशी है कि इस शिक्षण सामग्री में आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास बहुत ही संक्षिप्त रूप में, सहज रूप में दिया गया है। तो जब आप भी इसको देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी समर्थन इसे मिलेगा। यह वाकई बहुत अच्छा है जो आपके लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह 11th, 12th और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उपयोगी है। तो हम लोग सीधे इस टॉपिक पे आते हैं और इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में मुख्यतः आर्य एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में ये दो प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। वो दो परिवारों से संबद्ध हैं। उनमें एक है आर्य और एक है द्रविड़। आर्य परिवार उत्तर में एवं द्रविड़ परिवार दक्षिण भारत में है। आर्य परिवार कहाँ की भाषा है, तो वह उत्तर भारत की। द्रविड़ परिवार कहाँ की भाषा है, बोली जाती है, तो वो दक्षिण भारत में। आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन संस्कृत, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तो वो है संस्कृत, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। ये ब्राह्मी लिपि है। संस्कृत की लिपि ब्राह्मी लिपि है और संस्कृत आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन है। हिंदी इसकी उत्तराधिकारिणी है। हिंदी क्या है, इसकी उत्तराधिकारिणी है। इसकी उत्तराधिकारिणी है मतलब इसके बाद हिंदी का विकास होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका विभाजन निम्न 4 कालों में किया गया है। हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह विभाजन महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग दृष्टिपात करेंगे। पहला है, इसे निम्न 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला, वीर गाथा काल, संवत 1050 से 1375। इसमें वीर गाथाओं से भरी हुई कविताएं या साहित्य हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है। यह है भक्ति काल। इसमें भक्ति पर आधारित थीम जो था, इसमें जो कविताएं लिखी गई या जो भी कुछ लिखा गया उसका थीम रहा भक्ति। थीम तो संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल स्टार्ट हुआ संवत 1700 से 1900 तक। और ये चौथा आधुनिक काल या गद्य काल। गद्य काल का संवत है 1900 से लेकर के आज तक। ये आधुनिक काल है। ठीक है। तो शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का इतिहास 4 कालों में बांटा गया। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या गद्य काल। अब इसके बाद एक और वर्गीकरण है। कई प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वर्गीकरण हमने देखा। अब ये दूसरा प्रकार है। उसके दृष्टिकोण से हिंदी को निम्न भागों में, निम्न कालों में बांटा गया है। द्वितीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक काल या आदिकाल 1184 से 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी। तीसरा आधुनिक काल 1857 से अब तक। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक स्वीकृति और सर्वमान्य काल है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक स्वीकृत, ये स्वीकृति नहीं, स्वीकृत होगा, इसमें हर्ष स्वीकार ज़्यादा है। ठीक है। स्वीकृत और सर्वमान्य काल विभाजन है। अब ऊपर का जो दोनों विभाजन हमने देखा वो भी है, लेकिन सर्वमान्य, जिस पर सभी लोग एक राय हैं, जो आज की किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है, वो है
आदिकाल सन 1000 से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक ये सर्वमान्य काल हुआ। अब हम लोग इन कालों के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आदिकाल का नामकरण प्रमुख साहित्यकारों के अनुसार ग्रियर्सन चारण काल, मिश्रबंधु प्रारंभिक काल, ये आदिकाल जो नाम है इसे और नामों से भी पुकारा जाता है। तो महान लोगों ने, साहित्यकारों ने, विद्वानों ने इस आदिकाल के विभिन्न नाम दिए हैं। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले दोस्तों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा था चारण काल, मिश्रबंधु ने आदिकाल को कहा था प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा था वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे बोला था बीज वपन काल, राहुल सांकृत्यायन बोले थे सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा के अनुसार संधि काल, विश्वनाथ प्रसाद ने उसको वीरकाल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको आदिकाल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रथम काल जो आदिकाल है उसे भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। सही माने में वह आदिकाल है। ठीक है, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे दोस्तों ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। आदिकालीन प्रवृत्तियाँ। अब आदिकालीन प्रवृत्तियाँ क्या आती हैं? प्रवृत्तियाँ का मतलब स्वभाव, टेंडेंसी, विशेषताएं। अब आदिकालीन साहित्य में जो लिखा गया उनमें ऐसी कौन सी खासियतें थीं, कौन सी विशेषताएं थीं जिनके चलते उनका नाम आदिकालीन पड़ा? तो आदिकाल में जो विशेषताएं हमें उस समय के साहित्य में दृष्टिगोचर होती हैं वे इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय भावना का अभाव। आदिकाल की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना का अभाव मिलता है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। उसमें वीर और एवं श्रृंगार रस, वीरता के रस, श्रृंगार का रस, ये प्रचुर मात्रा में मिलता है उस समय के साहित्य में। आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से वंचित हैं और वीर एवं श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। युद्धों का, राजा महाराजाओं का राज्य था तो युद्धों का सजीवतापूर्ण वर्णन, प्राकृतिक चित्रण का मनोहारी वर्णन। ये मनोहरी नहीं, मनोहारी है भाई, ह में आकार होगा, मनोहारी वर्णन। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। उस समय कवि लोग राजाओं के यहाँ रहते थे तो जो आश्रयदाता उनके होते थे, शरण देते थे, जो पैसा देते थे, रोजी रोटी चलाते थे, उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी जाती थीं। तो कल्पना की प्रचुरता, वो इमेजिनेशन, कल्पना बहुत प्रचुर, काफ़ी मात्रा में हमें कल्पना मिलती है इस काल में। डिंगल अपभ्रंश। उसमें जो भाषा है उसे हम लोग बोलते हैं डिंगल अपभ्रंश। आज की जो खड़ी बोली है, जो आधुनिक हिंदी है, ये नहीं है, इससे हटके है। उसका नाम है डिंगल अपभ्रंश। मैथिली आदि भाषाओं का प्रयोग, विविध छंदों का प्रयोग, ये सब कुछ खासियतें हैं आदिकालीन रचनाओं की। आदिकाल की सर्वाधिक प्रचलित काव्य है चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो। ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़रूरी, 11th 12th में आज आप हैं, आपको कल प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना पड़ेगा और ये ऐसा सेट बहुत ही जरूरी है। तो आदिकाल की सर्वाधिक प्रचलित काव्य है, रचना है चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो। बीसल देव रासो नरपत नल का श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। ये चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, नरपत नल का श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। ये पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो लिखा हुआ है चंद्र बरदाई का, नरपत नाल्ह का लिखा है श्रृंगार रस। ये नाथ संप्रदाय। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, वो है नाथ संप्रदाय।
एक साहित्य में भारत हिंदी के इतिहास में नाथ संप्रदाय का भी महत्व है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। इसके सर्वप्रसिद्ध शिष्य गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ, जहाँ से हमारे योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ये गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ की रचना का संकलन गोरखवाणी में मिलता है। गोरखवाणी उसको बोलते हैं। ठीक है, गोरखनाथ की रचना का संकलन है, उस किताब का नाम है गोरखवाणी। सिद्ध संप्रदाय, यह भी एक संप्रदाय था। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले सिद्ध कहलाए। ठीक, जिनका विश्वास बौद्ध धर्म में था वे सिद्ध कहलाए। इनकी संख्या 84 है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहपा, लुईपा, सबरपा, डुम्मीपा, कंडपा आदि। खुसरो, आदिकाल में खुसरो ने, ये सब आदिकाल की बातें हैं, आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी, पहेलियाँ, पजल। अतः अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है, खुसरो साहब को। अमीर खुसरो हिंदी बोली के पहले कवि। आदिकाल का गद्य, अब उस आदिकाल के गद्य में क्या था, गद्य का स्वरूप कैसा था? तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। राउलवेल नामक गद्य की रचना के रचयिता रोज हैं। यह एक शिलांकित कृति है, यह शिला पर लिखा हुआ है, शिलांकित कृति है। ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। ये अलग अलग है, अभी नाम देकर के आएगा कि राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि किसको माना, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पहला कवि किसको माना, तब ये बातें होंगी। ठीक है। इनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली है। शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली है। भक्ति काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं में वर्गीकृत किया है। पहला है सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को कृष्ण एवं राम भक्ति शाखा में बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा में भी 2 हो गए, एक हुआ निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। ठीक है, आपको इसी खंड के हिसाब से याद करना चाहिए। अब ये निर्गुण धारा में देखिए, संत काव्य धारा, संतों ने लिखा। सूफी काव्य धारा, सूफी संत हुए, उन्होंने लिखा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, ये कबीरदास ने इसको हाईलाइट किया और इसमें जायसी का नाम है। राम काव्य धारा में तुलसीदास, कृष्ण काव्य धारा में सूरदास, ये सगुण धारा के हैं और ये लोग निर्गुण धारा के हैं। ठीक है, इसमें भगवान का रूप है, इसमें भगवान का रूप केवल अर्थ है, रूप कोई निश्चित नहीं है, और इसमें रूप निश्चित है। भगवान को सजीव मानकर पूजते हैं, इनमें भगवान को एक अर्थ मानकर पूजते हैं। भाव का मतलब भगवान, और इसमें भगवान शरीर के साथ। तो ये सगुण में और निर्गुण में अंतर है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान, स्वामी हरिदास एवं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। राम भक्ति में प्रमुख नाम हैं। शाखा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास, अग्रदास, माधवदास, छपैराम, लालदास। निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी शाखा में बांटा गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रामानंद दास, रैदास,
गुरु नानक, हरिदास, निरंजनी, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास आदि। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन, आलम मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि। रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भौतिकवादी था। रीतिकाल को विद्वानों ने विभिन्न नामों से अभिहित किया है। अब ये रीतिकाल की पढ़ाई है, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें है कि रीतिकाल को विद्वानों ने विभिन्न नामों से अभिहित किया है, संबोधित किया है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने बताया, उसका नाम है अलंकृत काल। श्रृंगाल काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया। कला काल डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। रीतिकाल को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। रीतिबद्ध, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे, जैसे चिंतामणि मतीराम। रीति मतलब नियम कानून, परंपरा। भिखारीदास मंडन, दूल्ह, रघुनाथ आदि। रीति मुक्त, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त कविता लिखते थे। स्वच्छंद, इनमें प्रमुख हैं धनानंद बोधा, आलम, ठाकुर। रीति सिद्ध, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु उन्हें रीति की पूर्णतः जानकारी थी, जैसे बिहारी। आधुनिक काल में हिंदी का अधिक विकास हुआ। इस काल में भी अनेक नाम दिए गए। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वर्तमान काल मिश्र बंधु। गद्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा और मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा। ठीक है। हाँ। आधुनिक काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, इन दोनों ने इसका नाम दिया आधुनिक काल। इस काल में गद्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ। गद्य के अनेक प्रकार इसमें विकसित हुए। इस काल को 2 युगों में विभाजित किया गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी, इसमें वे में छूट गया, ये द्विवेदी युग। ठीक है। भारतेंदु युग, भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। हिंदी गद्य के जनक, शुरू करने वाले भारतेंदु जी थे। भारतेंदु जी ने न केवल गद्य की भाषा को परिष्कृत किया, उसको डेवलप किया, अपितु पद्य की भाषा को भी सुसंस्कृत किया। गद्य और पद्य दोनों की भाषा को उन्होंने सुसंस्कृत किया, परिष्कृत किया। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका सन 1868 में प्रारंभ की। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका प्रारंभ की। तत्पश्चात 1874 के नारी शिक्षा हेतु बाल बोधिनी पत्रिका भी निकाली। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय हिंदी साहित्य में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी की दिशा एवं दशा, भाषा, संस्कार, व्याकरण, शुद्ध विराम चिन्हों के प्रयोग से हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया। ये सब कार्य ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, नाथूराम शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि प्रमुख थे। छायावादी युग का अभी दूसरी जगह का संकलन है, थोड़ा इसका हैंडराइटिंग बदल गया है, टाइपिंग। छायावाद, अब हम लोग छायावाद के विषय में बात करेंगे। छायावादी युग का प्रारंभ द्विवेदी युग के बाद
1918 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों पंत, निराला, प्रसाद एवं वर्मा की रचनाएं लगभग इसी के आसपास लिखी गईं। 1918 में प्रसाद का झरना, निराला की कविता जूही की कली 1916 में तथा पंत जी के पल्लव की कुछ कविताएं 1918 में प्रकाशित हुईं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद है। छायावाद की प्रमुख खासियत रहस्यवाद है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत। ठीक। महादेवी को आधुनिक मीरा कहा गया। महादेवी को क्या बोला गया? आधुनिक मीरा। ये सब फैक्ट है। ये मुझे इसीलिए पसंद आया है ये कलेक्शन, इसमें बहुत बढ़िया ये दिया हुआ है। वे वेदना की कवयित्री हैं। महादेवी के विषय में ये वे वेदना की कवयित्री हैं, पेन, दर्द। जयशंकर प्रसाद ने रहस्यवादी काव्यधारा का प्रणयन किया। जयशंकर प्रसाद उसको आगे बढ़ाए, प्रणयन किए उसको। इनका ग्रंथ कामायनी महाकाव्य है। प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का कामायनी मशहूर है। इनके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा आदि प्रेम और मस्ती भरे काव्य लिखने के लिए जाने जाते हैं। प्रगतिवादी, अब हम लोग प्रगतिवादी युग में आते हैं। तो ये 1936 से 1943 ईस्वी का युग है, समय है। मूलतः यह विचारधारा साम्यवाद से प्रभावित थी। साम्यवाद, कम्युनिज्म से प्रभावित थी यह विचारधारा। प्रगतिवाद काव्य पूंजीवाद का विरोध करता है। ये पूंजीवादी समाज की आलोचना करते हैं। इनको बुर्जुआ तंत्र मालूम पड़ते हैं। इनको क्रांति अच्छी लगती है। ये मजदूरों का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इनकी निगाह दबे, दलित, कुचित, शोषित समाज पर ज़्यादा जाता है। पंत की ताज कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। ताज पंत की कविता है, उसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। नागार्जुन प्रगतिवाद के सशक्त हस्ताक्षर हैं। प्रमुख रचनाकार नागार्जुन, केदारनाथ, शिवमंगल सिंह सुमन, पंत, निराला आदि। प्रयोगवाद, अब ये प्रयोगवाद देखिए, ये और गहरा है। इसका प्रारंभ 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों ने लीक से हटकर नई संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त रचनाओं का प्रारंभ किया। इस युग के प्रमुख रचनाकार थे मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि। नई कविता, प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। यह नई शिल्प की कविता है जो मानव मूल्यों की पुनः स्थापना करती है। नई कविता के प्रमुख कवि थे अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त आदि। नई कहानी, नई कविता की तरह नई कहानी भी। हिंदी साहित्य में कहानी विधा का सुव्यवस्थित प्रारंभ 20वीं शताब्दी के पहले दशक में सरस्वती के प्रकाशन से हुआ। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है। हिंदी की पहली कहानी कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती, जो 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। हिंदी कहानी को त्वरित गति तथा नवीन, अब इसे थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको आगे कर देते हैं। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये भिन्न भिन्न जगह का संकलन है, इसलिए थोड़ा ये गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मोड़ देने का श्रेय प्रेमचंद को है। प्रेमचंद की कहानियों का वर्ण विषय पारिवारिक एवं सामाजिक है। प्रेमचंद की कहानियों का वर्ण विषय क्या है? मेन थीम उनका तो पारिवारिक एवं सामाजिक मुद्दे। प्रमुख कहानीकारों में हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, माधवराव सके, विशंभर नाथ कौशिक, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती आदि।
गति तथा नवीन मोड़ देने का श्रेय प्रेमचंद को है। प्रेमचंद की कहानियों का वर्ण विषय पारिवारिक एवं सामाजिक है। प्रमुख कहानीकारों में हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये अकेले, ये रिपीट हो गया, इसको मैंने पहले कहा वही रिपीट है। किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, शंकर प्रसाद, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी, कमलेश्वर, धर्मवीर आदि, ये दोबारा प्रिंट हो गया है। चलता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, बुरा नहीं मानेंगे। उपन्यास। उपन्यास साहित्य का प्रारंभ पश्चिमी साहित्य के संपर्क की देन है। उपन्यास साहित्य में तब आया जब पश्चिम साहित्य के संपर्क में वह आया। विद्वानों ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास पंडित श्रद्धाराम पुल्लौरी कृत भाग्यवती को मानते हैं। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1822 माना जाता है। प्रमुख उपन्यासकारों में प्रेमचंद बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद देवकी नंदन खत्री, विशंभर शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, ये जैतेंद्र नहीं, जैनेन्द्र 9 है तो की जगह पर जैनेन्द्र पढ़ेंगे इसको। इलाचंद्र जोशी, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, भीष्म साहनी। निबंध। निबंध लेखन में लेखक अपने विचारों को स्वच्छंद रूप में इस प्रकार व्यक्त करता है कि संपूर्ण रचना एक सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। गद्य की विधाओं की तुलना में निबंध आधुनिकतम विधा है। निबंध क्या है? आधुनिकतम है, मॉडर्न है। आजकल गद्य से भी आगे की चीज़ है निबंध लिखना। अपने विचारों को एक सूत्र में बांध करके लिख देना, वह निबंध है। कोई बंधन नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कितना भी लिख सकते हो, लेकिन पाठक को लगे कि आपने कुछ कहा। पंडित प्रेमचंद शुक्ल ने निबंध लेखक को नई दिशा प्रदान की। प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामविलास शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी। नाटक। हिंदी नाटकों का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। गोपाल चंद्र कृत नहुष को हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। प्रथम नाटक। प्रमुख नाटककारों में जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ करक, चतुर सेन शास्त्री आदि हैं। हिंदी आलोचना, क्रिटिसिज्म। आलोचना का युग है। किसी कृति के गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना ही आलोचना कहलाता है। इसे समालोचना या समीक्षा भी कहते हैं। आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना की गई। नया स्टैंडर्ड फिक्स किया गया आलोचना के लिए, समालोचना के लिए, समीक्षा के लिए। मतलब आलोचना, समालोचना, समीक्षा एक ही है, ये पर्याय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, अमृत राय, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि। रेखा चित्र। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का शब्दों के माध्यम से स्मृति पर आधारित तथ्यात्मक चित्रण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। संस्मरण। किसी महान व्यक्ति से जुड़ी घटनाओं या तथ्यों को स्मृति के आधार पर रोचक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुति संस्मरण है। रेखाचित्र व संस्मरण दोनों विधाओं के लेखक प्रायः एक ही हैं, जिनमें प्रमुख हैं पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर आदि। अब ये बड़ा हो गया है तो इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देना चाहता हूँ, और जो बाकी लग गया यहाँ से, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा आपके लिए। तो बहुत जल्दी इसका सेकेंड पार्ट भी आपके सामने आएगा। तो ये रहा आपका पहला पार्ट हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत इम्पोर्टेंट। धन्यवाद, आपने इसको देखा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।